हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी प्लेट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग DSSB के पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऑलरेडी आप सभी देख रहे हैं वीडियोज़, बट ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और बाकी देखते रहिए। जब ये मतलब सारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो इन द एंड मैं आपको मतलब PDF शेयर कर दूंगी। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका मतलब बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और बाकी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, जो ऑलरेडी क्लासेस अपलोडेड है ना, वो भी आप मतलब जा कर के ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप जहाँ से ज्वाइन कर रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बट हाँ, जो ऑलरेडी क्लासेस पड़ी हुई हैं चैनल पर उसको आप जा कर के आराम से सारी देख लेना। तो इसमें 180 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, जिसमें कि ऑलरेडी हमने अब तक कितने सॉल्व कर लिए हैं, 120 तक हमने कवर कर लिया है। 120 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम जो देखने वाले हैं वो है 121st क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ आस्किंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को फैक्टर ऑफ DNA टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज का हमें को फैक्टर बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है? मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। मैग्नीशियम डाइवेलेंट इज द को फैक्टर ऑफ DNA टैग थर्मस एक्वेटिकस पॉलीमरेज, ठीक है। मैग्नीशियम आयन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA टेम्पलेट एंड फैसिलिटेटिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ टैग पॉलीमरेज ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, PCR में। और साथ ही EDTA इज अ मेटल आयन चिलेटर दैट इनहिबिट टैग पॉलीमरेज बाय रिमूविंग मैग्नीशियम डाइवेलेंट फ्रॉम द रिएक्शन, जो कि ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 122, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा लगा मतलब ऐसे क्वेश्चन देख के। कह रहा है कि कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंकेज किसने दिया था। तो लिंकेज सबको मालूम है, TH मॉर्गन सर ने दिया था, ठीक है। किस में स्टडी किया था? फ्रूट फ्राई ड्रोसोफिला में। उसके बाद ही उन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, ठीक। स्टर्टिवेंट है जिन्होंने क्या दिया था? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। होता क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their positions on the chromosome, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि इफ़ द क्रॉस बिटवीन मतलब कैपिटल CD और स्मॉल CD के बीच में मतलब एक कॉम्बिनेशन ये है, फिर इसका क्रॉस करवा रहे हैं स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल c स्मॉल d के साथ में, हैज़ फिनोटाइप्स, ठीक है। उनके फिनोटाइप्स और उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ये हैं। मतलब CD स्मॉल वाले का ये है, कैपिटल CD का ये आ जाता है, और फिर जो मिक्स आते हैं CD वो 19 है और ये है। तो इसमें देखो फॉर्मूला इसका होता है कि, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखो, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है। यहाँ पे S ऐड कर लेना, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल फिनोटाइप्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, तो जो सबसे कम नंबर मतलब जो सबसे कम नंबर में दिखेगा वही तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं। जैसे कि क्या है यहाँ पर, ये CD जो है ये 19 और CD 21, यही क्या है? आपके रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लो। उसके बाद में जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं इनको टोटल ऐड कर लो। तो इसको ऐड करने के बाद में जो आपका आंसर निकल के आता है वो क्या आएगा? देखो, 19 + 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है? सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लो, यानी कि 478 हो गया, प्लस 482 आ जाएगा, प्लस इन दोनों का भी जो सम है, मतलब ये दोनों जोड़ के कितना आ जाता है? ऊपर वाला 40 है, ठीक है। तो 40 इसमें और ऐड कर लो तो ये आ जाएगा नीचे 1000। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 100 से, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, इधर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? 4, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 4% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यही क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। सो आंसर क्या है? 4% है। बाकी यहाँ पर भी वही दिया है, टू कैलकुलेट द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सम ऑफ टू रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स, यानी कि CD और ये, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फाइनली ये 40 आता है और ये सबको ऐड करके कितना आ गया? 1000, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 इज आस्किंग अबाउट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट इनकैप्सुलेटेड लिम्फेटिक ऑर्गन। डिस्क्रीट
इनकैप्सुलेटेड लिम्फेटिक ऑर्गन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका वो थाइमस हो जाएगा। बाकी इसके साथ ही मतलब अगर आप लिखना चाहो तो इसमें देखो लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड के साथ में जो है वो स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन जो है वो भी किस में, इसी में आ जाएंगे, डिस्क्रीट इनकैप्सुलेटेड लिम्फेटिक ऑर्गन्स में। स्प्लीन लिम्फ नोड क्या है, दीज आर बीन शेप्ड इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट फिल्टर लिम्फ एंड कंटेन लिम्फोसाइट। स्प्लीन क्या है, दिस इज अ सॉफ्ट पर्पलिश ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड एंड कंटेन लिम्फॉइड टिश्यू। फाइनली जो थाइमस है वो क्या है, थाइमस इज ऑल्सो अ लिम्फॉइड ऑर्गन। द थाइमस इज प्राइमरीली अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर टी सेल्स मेच्योर and it is not considered as a secondary lymphoid organ like the lymph node and the spleen। मतलब lymph node और spleen तो जो है वो किस में आ जाते हैं, they comes under the secondary, but ये क्या है, थाइमस जो है ये कैसा है, प्राइमरी, मतलब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आ जाता है। बाकी माल्ट और ये सारी चीज़ें भी तो मतलब आपने देखा ही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या कह रहा है कि द थाइमस इज अ डिस्क्रीट इनकैप्सुलेटेड लिम्फॉइड लिम्फेटिक ऑर्गन। थाइमस कैसा है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स का या टी सेल्स का मैचुरेशन होता है, अंडरगो द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। थाइमस कैसा है, थाइमस इज अ लोबुलेटेड lymphoid organ covered by a capsule and divided into major compartments। मतलब कॉर्टेक्स और मेडुला यहाँ पर भी देखने को मिलता है। बाकी अपेंडिक्स, पेयर्स, पैचेस और टॉन्सिल जो है वो एग्रीगेट हैं, किसके, एग्रीगेट ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है, दैट अकर इन द म्यूकोसा, मतलब माल्ट वही म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू और रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में, दैट आर नॉट सराउंडेड बाय कैप्सूल ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, इन अ सैंडविच एलिसा, ठीक है, टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा थोड़ा डिटेल में। द फर्स्ट स्टेप इज टू कोट द मैट्रिक्स वेल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। जो इस तरीके से मतलब एलिजा वाला वो होता है, यहाँ पे मतलब कुछ वेल्स बनी होती हैं स्टार्टिंग में ही, तो इन वेल्स को जो है वो कोटिंग जो है वो किससे की जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टू कोट द मैट्रिक्स वेल्स, मैट्रिक्स की जो वेल्स होती हैं इसको किससे कोटिंग किया जाता है, तो ये एंटीबॉडी से कोट किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं वो देख लीजिए यहाँ पे। इन अ सैंडविच एलिसा द फर्स्ट स्टेप इज टू कोट द मैट्रिक्स वेल्स विद अ कैप्चर एंटीबॉडी दैट कैन बाइंड टू एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एलिसा वैसे टेस्ट बेसिक इस पे है, एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड है, और एड्स वगैरह HIV वगैरह के केसेस में यही टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से। अब देखो क्या है कि द कैप्चर्ड एंटीबॉडी, पहले इन वेल्स में एंटीबॉडी से कोटिंग की जाती है, और वो एंटीबॉडी से कोटिंग इसीलिए की जाती है ताकि वो जो एंटीजन है उसके साथ में बाइंड कर सके। अब क्या कहते हैं, द कैप्चर्ड एंटीबॉडी इज इमोबिलाइज्ड ऑन द सॉलिड सपोर्ट एंड सर्व्स एज द लेयर ऑफ द सैंडविच कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द कोटिंग ऑफ द कैप्चर एंटीबॉडी इज डन इन अ कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट बफर जिसका pH कितना होता है 9.6 एंड इंक्यूबेटेड कवरिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, कह रहा है कि हाइट इन ह्यूमंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस। तो दो तरीके की इनहेरिटेंस है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो होता है प्लियोट्रॉपी और एक है पॉलीजेनिक। इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर वैसे क्या होता है, वन जीन वन कैरेक्टर के लिए कोड करती है, बट अगर वन जीन मोर देन वन कैरेक्टर के लिए कोड करें तो वो प्लियोट्रॉपिक जीन होता है, ठीक है। उसके एग्जांपल्स में आ जाएगा सिकल सेल एनीमिया, स्टार्च ग्रेन साइज वगैरह, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये सारी चीज़ें मतलब आ जाएंगी। और साथ ही साथ मतलब वन जीन जो है वो 2 एलील्स के लिए वो हो जाता है, जिसका एक्सेप्शन मल्टीपल एलिलिज्म वगैरह है। बट अगर मोर देन वन जीन कोड फॉर वन कैरेक्टर के लिए आ जाएगा तो फिर वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहलाएगा, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के नाम से, ठीक है। क्वांटिटेटिव हो जाएगा ये, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और जो प्लियोट्रॉपी है वो कैसा होता है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस में आ जाता है। तो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं कि हाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स निकल के आते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो स्किन कलर, ठीक है, स्किन कलर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डेवन एंड पोर्ट सर ने दिया था। ह्यूमन हाइट कलर आ जाता है, IQ आ जाता है, और
मतलब और साथ साथ में इसमें एग साइज है, उनका प्रोडक्शन, नंबर ऑफ स्पर्म्स, मिल्क प्रोडक्शन, फ्रूट का शेप, सीड का साइज, नंबर ऑफ सीड्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और प्लियोट्रॉपी ये क्वालिटेटिव वाला जो होता है, मतलब ये कैसा होता है पॉलीजेनिक, ये कंटिन्यूअस होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है आपको। और जो प्लियोट्रॉपी वाला होता है, प्लियोट्रॉपी जिसको क्वालिटेटिव चेंज या फिर डिसकंटिन्यूअस चेंज कहते हैं, इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो फिनाइल कीटोन्यूरिया आ जाएगा, स्टार्च ग्रेन साइज आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, यानी कि वहाँ पर क्या है, देखो चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी भी होता है और साथ ही चेंज इन शेप ऑफ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में भी शेप चेंज हो जाता है। गार्डन पी में क्रोमोजोम नंबर 1 पे मतलब दो कैरेक्टर जो है बियर करते हैं, मतलब फ्लावर कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और साथ ही सीड कोट कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और फिर उसके बाद में वाइट आइड ड्रोसोफिला का भी एग्जाम्पल जो है वो किस में आ जाएगा, आपका प्लियोट्रॉपी में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी देखो, हाइट इन ह्यूमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक ट्रेट्स सच एज हाइट रिजल्ट्स फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल जीन्स, ईच कंट्रीब्यूटिंग अ स्मॉल एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, दिस लीड्स टू अ वाइड रेंज इन फिनोटिपिक वेरिएशंस विद इन अ पॉपुलेशन. It influences by hundreds of genes as well as environmental factors such as nutrition वगैरह, मतलब there are so many factors which are responsible for such type of things. तो मेजर डिफरेंस दोनों के नाम दोनों किस टाइप के हैं, कौन सा कंटिन्यूस है, कौन सा डिसकंटिन्यूस है, और साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स वॉज यूज्ड बाय मिसेल्सन एंड स्टॉल टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या यूज़ किया था, नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज़ किया था ना, N15। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी इसमें मतलब इसमें से देखो दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो सबसे पहले इसको मतलब दिया किसने था, तो मिसेल्सन एंड स्टाल सर ने दिया था। कब दिया था, ये दिया गया था आपका 1958 में दिया गया था, 1958 में। और किस में था ये, इन एस्चेरेशिया कोलाई में। ठीक है, मतलब अगर प्रोकैरियोट की मैं बात करती हूँ तो एस्चेरेशिया कोलाई में दिया गया था बाय मिसेल्सन एंड स्टॉल। ही यूज्ड हैवी आइसोटोप ऑफ N15। ठीक है, क्या यूज़ किया था उन्होंने, हैवी आइसोटोप ऑफ N15 यूज़ किया था, यानी कि N15H4Cl। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यूज़ किया गया था एंड यूज्ड सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक से, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो की गई थी। दिस इज अमोनियम क्लोराइड। और यूज़ क्या किया था, ये डायरेक्ट जो जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन की फॉर्म में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यूकैरियोट की अगर मैं बात करती हूँ तो यूकैरियोट में ये किस पे किया गया था एक्सपेरिमेंट, विसिया फावा या फावा बीन्स में, जिसको बांकड़ा बोलते हैं ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था टेलर एंड कलीग्स के द्वारा। ठीक है, और इन्होंने क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज़ किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, ट्राइटेटेड थाइमिडीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, और ट्राइटिएटेड थाइमिडीन यूज़ करते हैं। और इन्होंने यूज़ किया था रेडियो ट्रेसर टेक्निक यूज़ किया था। ठीक है, यानी कि इनके केस में नाइट्रोजन नहीं यूज़ करके इन्होंने क्या यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, जो कि क्या था H3 इस तरीके से। और बाकी एक्सपेरिमेंट किसने, ईकोलाई पे किया ही था। एस्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन टाइम कितना होता है सबको पता है, 20 मिनट्स होता है। इसमें जो एक क्वेश्चन ये पूछता है, हाइब्रिड और लाइट का रेशियो जो बनता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मतलब फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जब पहली बार मतलब डिवाइड हुआ तो 20 मिनट बाद में मतलब क्या होता है, 100% हाइब्रिड डीएनए आता है। फिर अगली जनरेशन के लिए और 20 मिनट के लिए, मतलब वैसे तो 20 मिनट ही लगा ना, लेकिन टोटल कितना हुआ, 40 मिनट हुआ। तो फिर क्या आता है, तो ये चीज़ अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मतलब जब फर्स्ट आफ्टर 20 मिनट तो क्या है, 100% आ जाता है। ठीक है, 100% हाइब्रिड डीएनए होता है। फिर सेकंड जनरेशन, मतलब सेकंड जनरेशन इन द सेंस कि 20 मिनट हो चुका था, 20 मिनट और ऐड होकर के 40 मिनट के बाद में तो ये क्या आ जाता है, 1:1 आ जाता है, यानी कि हाइब्रिड और लाइट का रेशियो जो है वो बराबर बराबर होता है। 50% हाइब्रिड होता है, 50% लाइट होता है। फिर उसके बाद में थर्ड जनरेशन, यानी कि 60 मिनट के बाद में रेशियो क्या आता है, तो ये 1:3 हो जाता है। और आफ्टर द 4 मिनट यानी कि 80 मिनट के बाद में क्या होता है, हाइब्रिड और लाइट का रेशियो
तो ये आ जाता है 1:7। तो मतलब ये क्वेश्चन भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये टॉपिक ही ये मान के चलो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 20 मिनट बाद फर्स्ट जनरेशन 100% हाइब्रिड, 40 मिनट के बाद में सेकेंड जनरेशन 1:1 आ जाएगा, 60 मिनट के बाद थर्ड जनरेशन 1:3 आ जाएगा, और 80 मिनट यानी कि फोर्थ जनरेशन जो है वो कितना आ जाएगा, इसका रेशियो 1:7 आ जाएगा। बाकी सेपरेशन टेक्निक दोनों की, यहाँ पे प्रोकैरियोट में सीजियम डेंसिटी ग्रेडियंट था, और बाकी यहाँ पे रेडियो ट्रेसर टेक्निक था। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी। बाकी डिटेल में यहाँ पे क्या दे रहा है देख लेते हैं एक बार। Michelson and Stahl used isotope N15 in their famous experiment to prove the semi-conservative replication of DNA. They grew Escherichia coli in a medium containing heavy nitrogen isotope, क्या था, N15 था, which incorporates into DNA. After one round of replication in a medium with normal nitrogen, they observed DNA in intermediate stage. The result showed a band corresponding to a hybrid molecule supporting the semi-conservative nature of DNA replication. बाकी डिटेल्स तो आप देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। द ट्रांसजेनिक गोट है मॉडिफाइड फॉर अ वेरिएंट ऑफ ह्यूमन टिश्यूज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर सिक्रेट्स द डिजायर्ड प्रोटीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी फ्लूइड्स। तो ये किस में मतलब वो होगा, तो गोट का क्या यूज़ कर सकते हैं भाई, मिल्क ही यूज़ करेंगे ना। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा। है क्या इसमें, देखो, अ ग्लाइकोसाइलेशन वेरिएंट ऑफ ह्यूमन टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, यानी कि इसको और क्या लिखते हैं, TPA, ठीक है, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टिश्यू टाइप, was extensively purified from the milk of a transgenic goat. This approach is commonly used in biotech to produce pharmaceutical proteins in large quantities. The milk of these genetically modified goats can then be collected and processed to extract human proteins for the medical purpose. मतलब पहले गोट में इंसर्ट करवा दिया और फिर उसके बाद में वो एंटी ने मतलब जिस भी डिजायर्ड पर्पस के लिए किया था उसका प्रोडक्शन उसके ब्लड मतलब होने लगा बॉडी में, और फिर मिल्क के थ्रू क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जो भी ह्यूमन प्रोटीन्स थे विच आर यूज फॉर द मेडिकल पर्पज फॉर ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। विच डे इज डेजिग्नेटेड एज द वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे। तो ये तो सबको पता है कि हाँ ये क्या है, सिंपली आपका 5 जून आ जाएगा। लेकिन ये कब से मनाया जा रहा है, और स्पेशली जब आपके एग्ज़ाम्स हैं तो उस साल में जो आपका मतलब 5 जून आया है उसमें इससे थीम से और इस मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं उस डे पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो इट में भी आस्क इन द एग्जामिनेशन। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लेना। जैसे इस बार का मतलब इस बार क्या इन द सेंस कि 2024 का आपको मतलब याद होना चाहिए कि थीम वगैरह क्या था। बाकी इस बार का मतलब जो 2024 का जो थीम था वो क्या था, आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है, वी आर जनरेशन रिस्टोरेशन फोकसिंग ऑन लैंड रिस्टोरेशन डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। तो ये थीम वगैरह जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी वही चीज़ें हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दिस ग्लोबल इवेंट इनकरेजेस अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस्टेब्लिश्ड बाय किसने इस्टेब्लिश किया था, तो यूनाइटेड नेशंस ने इस्टेब्लिश किया था। कब किया गया था, 1972 में। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशूज, प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड एडवोकेट फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट आ जाएगा। एक्टिविटीज़ वगैरह क्या इसके दिन मतलब इन दिनों में कराई जाती हैं, सबको पता है, ट्री प्लांटेशन होता है, क्लीन अप कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स फॉर कॉमनली ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस डे टू इंगेज पीपल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का इसमें से क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स में देखो सबसे पहले तो डार्विन फिंचेस आ जाती हैं, डार्विन फिंचेस इन द गैलापागोस आइलैंड, फिर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आ जाते हैं, और थर्ड वन जो है वो क्या है, अफ्रीकन शिशिल्ड फिश आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सी वो क्या है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। शिशिल्ड फिश इन द रिवर ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट all shows how a single ancestral species diversifies into multiple forms to fill various ecological niches। जैसे अगर डार्विन फिंचेस की मैं बात करूं तो these birds मतलब बर्ड्स के बारे में था ना, फिंचेस मतलब बर्ड्स की चोंच के बारे में बात की जा रही थी कि कैसे मतलब उन्होंने अपनी चोंच को जो है वो अलग अलग तरीके से वेरिएशन ले आए थे, क्योंकि कुछ बर्ड ईटिंग थी, कुछ फ्लैश ईटिंग थी, कुछ और ऐसे खाती थी, तो उन्होंने अपने बीक के शेप और साइज़ में क्या कर लिया था, चेंज कर लिया था।
These birds found in the Galapagos Island evolved from a single ancestral species. ठीक है, species क्या थी, single ancestral थी and adapted to different food sources and habitats resulting in various beak shapes and size. उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का आपने देखा है कि द मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइक कैंगारूज, कोआला, वोम्बैट representing a striking example of adaptive radiation as they evolved into a diverse range of forms that fill ecological niches similar to those occupied by placental mammals elsewhere. ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है ये दोनों एग्जाम्पल. फिर तीसरा वाला आता है, यह है अफ्रीकन शिशिल्ड फिश. इसमें क्या होता है कि द शिशिल्ड्स इन द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स एग्जाम्पल लेक मलावी एग्जाम्पल्स विद मैनी स्पीशीज को एग्जिस्टिंग एंड सोशलाइजिंग इन डिफरेंट फीडिंग स्ट्रेटजीज एंड हैबिटेट्स विद द सेम लेक. मतलब सेम लेक में अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ हैं, तो थोड़ा सा मतलब उन्होंने अपनी फीडिंग स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों में क्या कर लिया, मतलब चेंज कर लिया है. तो इस तरीके से मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं. बाकी ये तीन के तीनों एग्जाम्पल्स तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखो तो क्या दे रहा है एक्सप्लेनेशन में, शिशिल्ड फिश इन द रिवर ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन. दिस फिनोमिनन अकर व्हेन अ सिंगल एंसेस्ट्रल, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या है, एंसेस्टर सिंगल था, एक से मतलब एक कोई सिंगल होता है और उससे मतलब बहुत सारी ऐसे वेरिएशंस आ जाते हैं, जैसे डाइवर्स फॉर्म्स हो जाती हैं. रैपिडली डाइवर्सिफाइज इनटू अ वैरायटी ऑफ रूम्स टू एक्सप्लॉइट different ecological niches. The shelled fish in the East African rift adapted to various environment of different species with specialized traits, a classic case of adaptive radiation. Next है question number 130. In molecular biology, an unknown region of a chromosome can be identified with which of the following technique. तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका हो जाता है क्रोमोजोम वॉकिंग. ठीक है, अननोन रीजन को आइडेंटिफाई करने की बात की जाती है. अब देखो एक्सप्लेनेशन में क्या मेंशन है, थोड़ा सा देखते हैं. क्रोमोजोम वॉकिंग इज अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन अननोन रीजन ऑफ अ क्रोमोजोम बाय आइसोलेटिंग एंड सीक्वेंसिंग एडजेसेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स. ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. दिस मेथड इन्वॉल्व्स steering with a known the chromosome by identifying the sequencing neighboring fragments until the desired region is reached. ELISA, PCR and Southern blotting are the techniques for different purpose in molecular biology. तो मतलब नोन के साथ पहले पेयरिंग करते हैं, फिर उसके बाद में जो अननोन वाला है उसको पता लगाया जाता है. नेक्स्ट है 131. Which of the following is a type of natural selection that actively selects against the intermediate in a population favoring both extremes of the phenotype. तो ये आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर से है, जहाँ पे मतलब तीन तरीके का सिलेक्शन होता है. डायरेक्शनल होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, और मतलब इंटरमीडिएट वाला तो डिसरप्टिव आ जाएगा. एक डायरेक्शनल होता है, एक मीन होता है. ऐसे तीन तरीके के ग्राफ थे ना, कुछ याद आ रहा है एनसीईआरटी का? तो ये एनसीईआरटी का इवोल्यूशन वाले उसका है, पेज नंबर 136 है शायद. हाँ ठीक है, 136 ही पेज नंबर 136 का है. तो यहाँ पे देखो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल दे रखा है. ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. इसमें मतलब दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट लो है, मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन साइज. रैंडम मीटिंग होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, नो म्यूटेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन, नो माइग्रेशन. और बाकी सारी चीज़ें तो मतलब तुम देख ही लेना. अब यहाँ पे ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये तीन तरीके का ग्राफ दे रखा है. नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, मतलब ये नॉर्मल है. फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, ये मीडियम साइज इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड. यहाँ पे ऐसे इस तरीके से है. फिर इसमें अगर मतलब चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होता है, किसी तरीके का कुछ होता है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली तीन तरीके देखने को मिलती हैं. ठीक है, जैसे सबसे पहला है पीक गेट हायर एंड नैरोवर. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली देखो यहाँ से चीज़ें ऐसे करके आ रही थी. ठीक है, लेट मी चेंज द कलर. बट यहाँ पर देखो क्या है, ये पोर्शन खाली हो गया और इसने एक एवरेज, ठीक है, मतलब पीक जो है वो इसकी क्या हो गई, हाई हो गई. तो ये किस में आ जाता है आपका, स्टेबलाइजिंग में आ जाता है. ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है, स्टेबलाइजिंग का है. मतलब कि क्या इसने खुद को क्या कर लिया, थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके एक स्टेबिलिटी आ गई. ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन का आ जाएगा. फिर उसके बाद में देखो पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन. अब यहाँ पे जो इसकी पीक थी वो थोड़ा सा क्या हुआ, एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, मतलब इस तरफ में शिफ्ट हो गया.
तो ये आ जाता है आपका डायरेक्शनल, ठीक है। बी वाला जो है वो किसका एग्जाम्पल है, आपका डायरेक्शनल का हो जाएगा। उसके बाद में जो थर्ड वाला है जिसमें इन्होंने क्या किया है, ये है थर्ड वाला, दिस इज थर्ड वन। टू पीक्स फॉर्म मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स को चूज कर लिया गया है। तो ये किसका एग्जाम्पल आ जाता है, ये आ जाता है आपका डिसरप्टिव का। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन मेंशन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यही डिसरप्टिंग नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी बहुत डिटेल में तुम खुद कर लेना, मैं अभी बहुत नहीं यहाँ पे बता रही हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख रहा है कि इन ए पॉपुलेशन फेवरिंग बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ द फिनोटाइप, मतलब कि दोनों एक्सट्रीम्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर ये इस तरीके से बोथ एक्सट्रीम्स की जब बात कर रहे हैं तो किस में आ जाएगा, आपका डिसरप्टिव में आ जाएगा। किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना डायरेक्शनल हो जाएगा, और कोई मेन कैरेक्टर को कैरी कर लेना या पीक हाई वाले की जब बात करेंगे तो वो किस में आ जाता है, आपका स्टेबलाइजिंग में आ जाएगा। बाकी इनके एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा डिटेल आप लोग खुद स्टडी करिएगा। Disruptive selection is a type of natural selection that favors more than one extreme phenotype over the intermediate phenotype. This results in a bimodal या फिर two peaked distribution of traits in a population. An example of disruptive selection is the beak size of Darwin finches, which varies depending on the type of food availability. तो जो अभी डार्विन फिंचेस का हम एग्जाम्पल देख के आ रहे थे एडेप्टिव रेडिएशन का, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका डिसरप्टिव का आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो एलिजा तो होता है, ये साथ ही साथ क्या है, विडाल टेस्ट जो है ये भी आपका किस पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। और विडाल टेस्ट होता है किस में है, तो सबको पता है कि टाइफाइड होता है। टाइफाइड कौन कॉज करता है, तो सैल्मोनेला टाइफी कॉज करता है। और बाकी सबसे पहले मतलब सबसे पहली बार जो हुआ था वो किसको हुआ था, मैरी मेलन, जिसका निकनेम क्या था, टाइफाइड मैरी, ठीक है। वो क्या करती थी, वो बाय प्रोफेशन क्या थी, कुक थी, और वही क्या थी, टाइफाइड की कैरियर थी। बाकी यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं चीज़ें कि द डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इज द विडाल टेस्ट। द ट्रेडिशनल विडाल टेस्ट मेजर्स एंटीबॉडी अगेंस्ट फ्लैजिलर एच एंड सोमैटिक ओ एंटीजन ऑफ द causative organism. This test is commonly used for diagnosis of typhoid fever. It involves detecting antibodies against specific antigen on the Salmonella bacteria that causes typhoid. In contrast, glucose estimation measures blood sugar level. UTI test तो मतलब urinary tract infection के लिए हो जाएगा, and the test for gestational diabetes assesses glucose level during pregnancy. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, द कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम मेजरली एज। तो इसमें देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट में क्या है, ये लीफ लगी हुई है, लीफ में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, ये क्या है, C6H12O6, यानी कि क्या बना, ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बनने के बाद में ग्लूकोज का क्या करना है, सोर्स और सिंक्स पता होगा ना आपको, ये क्या है, सोर्स, और दूसरा क्या होता है, सिंक होता है। तो सोर्स का मतलब ये है कि जहाँ पे क्या है, आपका खाना बनता है, ठीक है। तो लीफ क्या है, लीफ आपकी एज ए सोर्स हो जा रही है यहाँ पे। बट ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई खाना अगर लीफ में बना है तो सिर्फ लीफ को ही ज़रूरत है खाने की, ऐसा होता है क्या। आपके घर में अगर मम्मी खाना बनाती हैं किचन में तो क्या मतलब सिर्फ मम्मी को ही नीड है, बाकी लोगों को नीड नहीं होती है, भाई सबको नीड होती है, ठीक है। तो ये खाना जो यहाँ बना है, तो हम फिजिकली वैसे क्या करते हैं, खाना हमारी मम्मी ला के देती हैं, बहन ला के दे देती है, कोई ला के दे देता है, हम खुद चले जाते हैं। बट इन केस ऑफ प्लांट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो खाना बन तो गया लीफ में, लीफ में क्या बना, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इसको फिर कहाँ पे, बाकी के प्लांट के और भी पार्ट्स में भेजना है, ठीक है। स्टेम हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, रूट्स वगैरह हैं, सबको खाने की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये ग्लूकोज बनने के बाद में फिर ये यहाँ से स्टेम को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोडिंग अनलोडिंग का भी प्रोसेस होता है। तो जब खाना बनने के बाद में यहाँ पे ये दिया जाता है स्टेम्स को, तो इसको बोलते हैं लोडिंग का प्रोसेस। और लोडिंग प्रोसेस कैसा है, ये एक्टिव प्रोसेस है। मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था वो अब किसको देना है, मतलब स्टेम्स को देना है। तो स्टेम के पास आएगा, फिर स्टेम से इस तरीके से ट्रेवल करते हुए फिर यहाँ पर आकर के ये रूट्स के पास, मतलब जो भी है वो क्या है, स्टोर कर जाता है, ठीक है। रूट्स जो है वो इसकी क्या हो जाती हैं, सिंक हो जाती हैं, जहाँ पर इसके क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है, ताकि जब एडवर्स कंडीशंस रहें तो क्या करें, इसी चीज़ को वो लोग यूज़ कर लें। तो लोडिंग भी जो है ये कैसा है, एक तरीके का ये भी एक्टिव प्रोसेस होता है। और यहाँ पर फिर जब ये अनलोडिंग का काम होता है ना, ये है वैसे बहुत डिटेल में
लेकिन मैं इतना डिटेल नहीं समझाऊंगी यहाँ पे आपको, बस इन शॉर्ट बता देती हूँ। तो जो अनलोडिंग का काम होता है वो भी कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। 2 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली यहीं से मिल जाते हैं, ठीक है। लोडिंग और अनलोडिंग कैसे प्रोसेस हैं, दोनों एक्टिव प्रोसेस हैं, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखो, सोर्स क्या है, जहाँ पे खाना बन रहा है। सिंक कहाँ पे है, जहाँ पे खाने को ले जाके क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। 2 चीज़ें कंफर्म हुई। उसके बाद में इस चीज़ का जो मतलब फ्लो करवाना है ना, ट्रांसपोर्ट करवाना है, वैसे ही आता है मास फ्लो हाइपोथेसिस में। मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया था, मंच सर ने दिया था, याद होगा आपको। तो ये चीज़ होती है यहाँ पर, मतलब कि इस तरीके से है। अब ये फूड जो है ये किसके, फ्लोएम के थ्रू, क्योंकि फ्लोएम क्या है, फ्लोएम सैप के थ्रू जो है ये खाना कहाँ पे ले जाना है हमको, रूट्स तक लेके जाना है। तो इसका मतलब एक मास में ना बहुत एक लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट जो किया जा रहा है किस फॉर्म में किया जाता है, तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसको किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये सक्रोज की फॉर्म में किया जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि सक्रोज की फॉर्म में मतलब तोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो ग्लूकोज जो है वो कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। और हमारा जो सक्रोज है ये कैसा है, हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसीलिए इसको इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ जाती है ये। और ये इजीली मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाती है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, आराम से चली जाएगी। और फिर जा कर के जब ये प्लांट मतलब रूट में जब ये स्टोर होती है, तो स्टोर्ड फॉर्म जो होती है इसकी, वो भी ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो ये स्टोर होती है ये स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। मतलब ट्रांसपोर्टेटरी शुगर आपसे पूछे तो क्या होगा, सक्रोज होगा, ठीक है, जो कि कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो बना किसके फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। जा किस फॉर्म में रहा है, ट्रांसपोर्टेड फॉर्म क्या है इसका, सुक्रोज की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग है। और उसके बाद में स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में हो रहा है। तीनों फॉर्म्स को याद रखिएगा। बाकी सोर्स और सिंक का जो मतलब वो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि स्प्रिंग सीजन आता है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या है, नई पत्तियां जो निकल रही होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, दे आर नॉट मच एफिशिएंट टू मेक द फोटोसिंथेसिस एंड मेक द प्रोसेस, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं, अपना खाना नहीं बना सकती हैं। उस कंडीशन में उनको खाना चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में ये क्या है, जो सिंक है यही क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है भाई, क्योंकि स्टोर कर रखा है हमने, ठीक है, अपने वैसे दिनों के लिए। तो ये सिंक से जो है खाना, मतलब ये सिंक जो है ये एज ए सोर्स बन जाता है, और ये खाना न्यू मतलब जो भी न्यूली अपकमिंग बर्ड्स होती हैं, लीव्स होती हैं, उनको देता है। फिर जब वो एफिशिएंट हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, जब उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होने लगती है, तो वो क्या है, फिर वो सोर्स बन जाती हैं, और रूट जो है वो सिंक बन जाती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सोर्स एंड सिंक कैन बी वेरिएबल। यस, इट इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। दैट्स वाई फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। बट जाइलम ट्रांसपोर्ट कैसा है, बाई डायरेक्शनल होता है, नहीं, वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो फाइनली आपका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, सक्रोज आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरीली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट फ्लोएम एज द सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज की फॉर्म में जाता है। दिस डाइसैकेराइड है कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, सर्व्स एज द मेन फॉर्म ऑफ शुगर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है ये, मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर का यूज़ किया जाता है। वाइल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर टिपिकली converted to sucrose for efficient transportation through phloem, ठीक है, ensuring a regulated and effective distribution of energy and nutrient throughout the plant. The process involves loading sucrose into the phloem at the source tissues followed by unloading at the sink, ठीक है। मतलब सोर्स पे क्या हुआ, देखो सोर्स यानी कि यहाँ पे जो हमारा खाना बना था, ये क्या था, ये सोर्स था ना, यहाँ पे खाना बना, फिर यहाँ पे ये लोडिंग का प्रोसेस हुआ, और उसके बाद में फिर सिंक पे आकर के क्या हो जाता है, अनलोडिंग होता है, वेयर इट इज़ यूटिलाइज या फिर स्टोर्ड। तो मतलब वही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिवलेंट कॉज ऑफ रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचर। तो सीआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो सबसे पहले जो यहाँ पे जो आंसर आपका मेंशन है वो आ जाता है, वो आता है सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बेसिकली 3 नहीं, मतलब मैं बोल रही थी ना कि हाँ 4 है, 3 to 4 कॉजेज आ जाते हैं। तो द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। देयर आर 4 मेजर कॉजेज, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, द एविल क्वार्टेट के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एविल क्वार्टेट में क्या क्या चीज़ें थी। द एविल क्वार्टेट इज द sobriquet used to describe them, एविल क्वार्टेट।
अब इसमें देखो 4 चीज़ें क्या आ जा रही थी, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख सकते हो, बाकी एनसीईआरटी पे मेंशन है पेज नंबर 264 पे। सबसे पहला तो आता है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जो कि क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से मतलब हैबिटेट लॉस हो रहा है। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा वाला आ जाता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन आ जाता है, और फोर्थ वाला जो है वो आपका क्या आ जाता है, को एक्सटिंक्शन आ जाता है। तो हैबिटेट लॉस की अगर हम बात करते हैं तो मतलब जो हमारा जो मतलब अर्थ था उस पे पहले ऑलमोस्ट मतलब 14% जो था अर्थ का वो लैंड सरफेस वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था, बट आज की डेट में जो रेन फॉरेस्ट है वो कितना बचा है, वो सिर्फ 6% बचा है। ठीक है, तो सोचो आपने कितना हैबिटेट लॉस कर दिया है। उसके बाद में दूसरा वाला आ जाता है पॉइंट जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। ठीक है, जब ह्यूमन की नीड जो है वो ग्रीड में चेंज हो जाती है तो उस जगह पे आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हो नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो स्टीलर सी काऊ जो कि रशिया में मतलब पाई जा रही थी, उसके बाद पैसेंजर पिजन हो गया, ये सब क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही तो किया गया ह्यूमन के द्वारा, और फिर ये क्या हो गए हमारे मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद में थर्ड वाला जो आता है वो आपका एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन आ जाता है, यानी कि अगर बाहर से कोई स्पीशीज़ आ जाती है तो जो मतलब जो वहाँ पे जो लोकल स्पीशीज़ होती है एंडेमिक, उसको क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है। तो नाइल पर्च जो थी वो कहाँ मतलब लेक विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका की थी, वो आकर के उसने क्या किया, 200 स्पीशीज़ ऑफ शिशील्ड फिशेस को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में पार्थीनियम आ ही गया था, कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं, लैंटाना हो गया, वाटर हाइसिंथ, हाइकोर्निया वगैरह, ये सब क्या है, एक तरीके से एलियन स्पीशीज़ का ही मतलब इन्वेजन है, जो कि हमारे जो भी एंडेमिक स्पीशीज़ हैं उसको ख़त्म कर लेते हैं। और साथ ही साथ में रिसेंटली जो सुनने में आ रहा है वो इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश यानी कि क्लेरियस ग्रेपिनस है, जो कि फॉर द एक्वाकल्चर पर्पज इज पोजेसिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस इन अवर रिवर्स। ठीक है, तो अफ्रीकन कैटफिश भी जो है वो क्या है, इंडियन कैटफिश के लिए मतलब हानिकारक है। उसके बाद में को एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, तो जैसे होस्ट फिश स्पीशीज़ अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो उसके साथ जो मतलब पैरासाइट थे जो उस पर वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स थे जो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्या दे रहा है यहाँ पे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर लीड टू डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल habitats. This disrupts ecosystem, making it difficult for many species to survive and reproduce. As a result, biodiversity declines as species lose their natural environment and struggle to adapt. Conservation efforts are crucial to address these issues फिर से रिपीट है, and mitigate the ongoing loss of biodiversity caused by the habitat destruction। और बाकी सारी के सारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पेज क्वेश्चन नंबर 135। द प्लाज्मा प्रोटीन मेड बाय द लीवर whose synthesis is rapidly increased in response to infection। जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन है जो रैपिडली इंक्रीज होने लगती है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्यूट फेज प्रोटीन्स, जिनका मतलब जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई हो जाता है। The plasma proteins made by the liver that show a rapid increase in synthesis during infection are known as acute phase proteins. These proteins play crucial role in the body's response to inflammation and infection, contributing to the immune system's defense mechanism. Acute phase proteins क्या हैं, are alpha 2 macroglobulin और immunoglobulins हैं। Increase in inflammatory state बट एल्बुमिन विल डिक्रीज बिकॉज एल्बुमिन क्या है, वो नेगेटिव एक्यूट फेज प्रोटीन है। तो नाम अगर पूछता है तो थोड़ा सा ये चीज़ भी ध्यान दे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन ड्रग जो है वो क्या आपका LSD आ जाता है। तो इसमें देखो बेसिकली एक तो यहाँ पे तुम्हें मेंशन है, बाकी अगर कभी तुमसे पूछता है कि हेलुसिनोजन या फिर जिनको भी भ्रामक बोलते हैं, LSD आ जाता है, मेस्केलाइन आ जाता है, साइलोसाइबिन और PCP करके होती हैं। जिसमें देखो LSD जो होता है, होते क्या है, हेलुसिनोजेंस आर द ड्रग्स दैट कैन अल्टर अ पर्सनस परसेप्शन ऑफ रियलिटी। ठीक है, मतलब सच्चाई को तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दिस ड्रग डिस्टर्ब द इंटरेक्शन बिटवीन द नर्व सेल एंड सीरोटोनिन। ठीक है, नर्व सेल और सीरोटोनिन के बीच का जो कनेक्शन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अ न्यूरो ट्रांसमीटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सीरोटोनिन रेगुलेट मूड, हंगर, बॉडी टेम्परेचर और मोर। बाकी तो सारे मतलब तुम देख लेना थोड़ा सा डिटेल में। LSD इज अ
hallucinogenic drug. It is a potent hallucinogen that cause visual and auditory hallucinations, altered perception of time and thought. LSD is made from a fungus that grow on rye plant and is usually taken orally. ठीक है, कैसे लिया जाता है ये? orally लिया जाता है. लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलअमाइड, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है. हेरोइन, ओपियम और क्रैक आर नॉट हेलुसिनेजेंस बट ओपियोइड्स आर स्टिमुलेंट. LSD लीडिंग टू डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137. क्वेश्चन नंबर 137 करेगी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रेट लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के रेट लिमिटिंग फैक्टर लाइट, टेम्परेचर, CO2, यही सारे हो जाएंगे. सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है. The rate limiting factor of photosynthesis primarily light, temperature, CO2 availability. These factors directly influence the efficiency of photosynthetic processes in plants. Insufficient light, extreme temperature, low level of CO2 can hinder the rate at which photosynthesis occurs. मतलब कि ये सारी चीज़ें अगर डिस्टर्ब होंगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. बाकी अफेक्टिंग द ओवरऑल प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बट नॉट टिपिकली अ रेट लिमिटिंग फैक्टर अंडर ऑप्टिमल कंडीशंस. तो ध्यान रखना कि वाटर जो है वो मतलब है एसेंशियल तो है बट क्या है वो लिमिटिंग फैक्टर के कंडीशन में नहीं आता है. तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138. व्हाट इज द टर्म गिवन टू अ सेट ऑफ सिम्टम्स शोन बाय एन इंडिविजुअल इन एब्रप्ट या फिर डिसकंटिन्यूएशन और डोजेज रिडक्शन ऑफ सम टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस एंड रिक्रिएशनल ड्रग्स. मतलब अगर कोई मान लो ड्रिंकर है तो उसकी ड्रिंक अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं इसकी शराब छुड़वा दूँ तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं उसकी बॉडी में. ठीक है, तो इस तरीके से होता है. जैसे कोई ड्रग एडिक्शन है उसको अगर तुम ड्रग छुड़ाने की कोशिश करोगे तो कुछ विड्रॉल सिम्टम्स वगैरह आने लगते हैं उसकी बॉडी में. तो उसी के लिए टर्म पूछ रहा है यहाँ पे. तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, विड्रॉल सिम्टम रोग में अनेक लक्षणों का समावेश की वापसी विड्रॉल सिंड्रोम कहलाता है. होता क्या है इसमें देखो कि द टर्म गिवन टू अ सेट ऑफ सिम्टम्स एग्जिबिटेड बाय एन इंडिविजुअल इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन मेडिकेशंस और इन रिक्रिएशनल ड्रग इज विड्रॉल सिंड्रोम. दिस सिंड्रोम अकर्स कब होता है? व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फिजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स अपॉन डिसकंटिन्यूएशन. मतलब कि सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं. कब? जब वो अपॉन डिसकंटिन्यूएशन और रिडक्शन ऑफ सब्सटेंस वो कम लेने लगेगा उस चीज़ को. बाकी क्या दे रहा है ये? रेड सिंड्रोम क्या है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. डाउन सिंड्रोम पता ही है क्रोमोसोमल कंडीशन है. इन द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज अ ब्रॉडर देन प्रॉब्लमेटिक सब्सटेंस. विड्रॉल सिम्टम एसोसिएटेड विद ड्रग और ये सारी चीज़ों से आ जाता है. नेक्स्ट है 139. एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन मेकिंग कमर्शियल यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लांट प्रोटीन्स. रिकॉम्बिनेंट प्लांट प्रोटीन्स को बनाने के टाइम में जो एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है वो क्या है मेनली? तो वो प्योरिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है. ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. देखो कैसे. रिकॉम्बिनेंट प्लांट प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स. दे हैव मैनी एप्लीकेशंस इन बायोटेक, मेडिसिन एंड इंडस्ट्री. However, one of the challenges in making commercial use of them is their purification. ठीक है, purification is a process of separating the desired protein from the plant biomass and other contaminants. This can be difficult, time consuming होता है, expensive होता है, especially for the complex proteins that require multiple purification steps. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजिनस डेयरी कैटल ऑफ इंडिया. तो इंडिजिनस इंडिया की जो है वो क्या है आपकी? साहिवाल आ जाती है. द इंडिजिनस डेयरी कैटल ऑफ इंडिया इज साहिवाल. साहिवाल कैटल जो है वेल अडेप्टेड टू द इंडियन क्लाइमेट एंड नोन फॉर देयर हाई मिल्क ईल्ड. ठीक है, क्यों कर रहे हो? हाई मिल्क ईल्ड है. इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द ड्राई पंजाब रीजन विच लाइज अलॉन्ग द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर. इट इज़ अ टिक रेजिस्टेंस है, हीट टॉलरेंट है और नोटेड फॉर इट्स हाई रेजिस्टेंस टू पैरासाइट्स है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. द एवरेज लैक्टेशन ईल्ड ऑफ साहिवाल का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है? 1600 से 2750 kg. मतलब ये मान के चलो कि 1600 kg से लेके 2750 kg. ठीक है, kg पर लैक्टेशन पीरियड. मतलब इतना ज़्यादा ये दूध देती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141. द सेल्स आर फ्लैसिड. फ्लैसिड का मतलब कि जब उसमें टर्गर प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाता है. व्हेन
दे आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। तो भाई सीधी सी बात है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब होगा तभी उसमें क्या है, टर्गर प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा और ना एक्सोस्मोसिस होगी ना एंडोस्मोसिस होगी। तो फ्लैसिड cells are the those cells that have no turgor pressure, meaning that the water potential inside and outside of the cell is equal। ठीक है, this happens when the cells are placed in an isotonic solution where the solute concentration is same as the cytoplasm। द कॉन्ट्रास्ट हाइपरटोनिक में क्या होता है, वाटर जो है वो सेल से बाहर की तरफ निकल आता है। ठीक है, वाटर टू लीव द सेल एंड मेक इट प्लाज्मोलाइज्ड। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, वाटर जो है वो सेल के अंदर में आने लगेगा और सेल कैसा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। नेक्स्ट है 142, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इनकोडेड बाय लैक ऑपरन। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ZY, 3 प्रोटीन होते हैं ना, तीनों का क्या है यहाँ पे वो थोड़ा सा तुम देख लेना। बाकी लैक ऑपरेंट जो टॉपिक है यही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम जितनी बार इसको पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो, ये क्वेश्चन फिक्स है इसमें से। द प्रोटीन इनकोडेड बाय लैक ऑपरेंट क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, प्ले अ क्रूशियल रोल या की रोल इन द लैक्टोज मेटाबॉलिज्म बाय कैटालाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दैट एक्ट एज इंड्यूसर ऑफ द लैक ऑपरेंट। बाकी ग्लूकोकाइनेज इन्वॉल्व इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, लैक्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टोज डाइजेशन इन सम ऑर्गेनिजम्स बट नॉट इनकोडेड बाय लैक ऑपरेंट। बाकी ये जो एलोलैक्टेज दे रहा है ये लैक्टोज को एलोलैक्टोज में मतलब चेंज करता है, बीटा 1,6 ये एक्चुअल इंड्यूसर होता है। बाकी जेड जो है ये क्या है आपका, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो जाता है, वाई जो है वो परम्यूज है और ए जो है वो क्या है आपका, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है, जो कि किसका काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और ये तीन के तीनों क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म से कौन सी डिजीज होती है, तो रिंग वॉर्म आ जाएगी। बाकी एलिफेंटियासिस, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री ये तो सब पता ही होगा। एलिफेंटियासिस caused by roundworm, especially the parasite of the filarial worm transmitted through mosquito bites. The worm infects the lymphatic system. The worm blocks the lymphatic vessels causing fluid buildup and inflammation. Ringworm क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। मलेरिया caused by parasite transmitted through mosquito और amoebic dysentery caused by the protozoan। नेक्स्ट है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी आइसोटाइप इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में जो सबसे ज़्यादा उसमें पाई जाती है वो क्या होती है आपकी, IgG होती है। ये ऐसे होता है, इनका जो कंसंट्रेशन सीक्वेंस होता है वो ये है। ठीक है, ब्लड में सबसे पहले G, फिर A, M, फिर D, फिर E आती है। बाकी A जो है वो मतलब मिल्क में पाया जाता है, इस तरीके से ध्यान रखना थोड़ा सा। IgG is the most abundant antibody isotype in the blood plasma. It contains approximately 75% of the total immunoglobulins and plays a crucial role in providing long-term immunity by recognizing and neutralizing the pathogens. IgA जो है वो mainly found in the mucosal secretions, जैसे कि मिल्क वगैरह में है। IgM इन्वॉल्व इन द अर्ली स्टेज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज आ जाता है। IgE जो है वो किसके लिए, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो इन सबको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेयर स्पीशीज फाउंड इन द रिवर गंगा ऑफ इंडिया। तो रिवर डॉल्फिन या गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये फेमस है। रेयर स्पीशीज फाउंड इन द गंगा रिवर ऑफ इंडिया। गंगा रिवर डॉल्फिन वंस लिव्ड इन द गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड कर्णाफुली सांगू river system of Nepal, India and Bangladesh. The Ganga river dolphin is known as Gangetic dolphin, is an endangered freshwater dolphin species. कैसी है ये, freshwater endangered है। The Ganga river dolphin has been listed as an endangered species। ये पूछ सकता है तुमसे कि कब किया गया था, तो ये IUCN ने किया था। कब किया था, 1996 में किया था। Conservation efforts are crucial to protect this species and its habitat in order to ensure its survival. नेक्स्ट 746, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बायोगैस इन यूजिंग इट एज अ व्हीकल फ्यूल के लिए तौर पे इसको जब यूज़ करते हैं तो क्या है, तो मुझे दो ऑप्शन है यहाँ पे। इट इज़ कोरोसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव, लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज़ नॉट फिजिबल, इट क्रिएट एयर पोल्यूशन। तो आंसर आ जाता है आपका ये कैसा है, इट इज़ कोरोसिव। देखो ध्यान से, बायोगैस जो है वो क्या है, प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ मीथेन।
can contain impurities like hydrogen sulfide, which can be corrosive to certain materials in vehicle components. This corrosion possesses a disadvantage for using biogas as vehicle fuel, requiring special materials and considerations in the design and maintenance of the fuel system. बायोगैस जो है वो क्या है, रिलेटिवली चीप स्केल पे है एंड इको फ्रेंडली है. बायोगैस मोर सुटेबल है फॉर किचन स्टोव्स एंड वाटर बॉयलर्स एंड लैम्प्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रॉप रूट. प्रॉप रूट नाम से जानते हैं ये पिलर रूट्स होती है. प्रॉप रूट विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट अराइज फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द स्टेम, ना कि रूट से निकलती हैं. ठीक है, नॉट द मेन ट्रंक. मेन ट्रंक से भी नहीं निकलेंगी और रूट से भी नहीं निकलती हैं. ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, ब्रांचेस से निकलती हैं. और काम क्या होता है इनका, प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट. जैसे बनियान ट्री आपने मतलब देखा होगा, बरगद का पेड़ वगैरह बहुत पुराना पुराना गांव में होता है, तो उसमें ये सब देखने को मिलता है. ठीक है, प्रॉप रूट ऑल्सो नोन एज पिलर रूट आर मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स दैट ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ प्लांट, एक्टिंग एज अ पिलर टू सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस एंड द एरियल पार्ट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्रॉप रूट इज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द प्लांट. दीज रूट इमर्ज फ्रॉम द स्टेम. कहाँ से निकलती हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रही हूँ. रूट इमर्ज फ्रॉम द स्टेम अबव द ग्राउंड एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड, एंकरिंग द प्लांट एंड हेल्पिंग इट विद स्टैंड इन द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग विंड. मतलब आंधी वगैरह आ जाती है, आंधी तूफान में, या फिर वाटर करेंट्स के केस में. दीज रूट्स आर स्पेशली इन प्लांट लाइक मैनग्रोव्स एंड बनियान ट्रीज. दे डू नॉट प्राइमरीली सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड वाटर और ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द प्लांट. मतलब है तो एडवेंटिशियस ही, लेकिन काम क्या है इनका, एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148. द यूज ऑफ लिविंग ग्रीन प्लांट्स फॉर कंटेनमेंट ऑफ कंटेमिनेंट्स इन सॉइल और ग्राउंड वाटर इज रिफर्ड टू एज. तो ये क्या कहलाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ग्राउंड वाटर जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उसको मतलब साफ़ करने के लिए, बचाने के लिए अगर हम ग्रीन प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा. तो प्रोसेस तो क्या कहलाती है, रिमीडिएशन कहलाती है. और अगर हम लोग प्लांट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, फाइटो रिमीडिएशन हो जाएगा. ठीक है, द करेक्ट टर्म फॉर द यूज़ ऑफ लिविंग ग्रीन प्लांट टू कंटेन कंटेमिनेंट्स इन सॉइल और ग्राउंड वाटर इज़ फाइटो रिमीडिएशन हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, द environmental friendly approach leverages the natural abilities of certain plant to absorb, accumulate or detoxify pollutants, contributing to the remediation of polluted environment. Micro remediation focuses on the microorganism. Biofortification involves enhancing nutrient content in supply. और ये सारी हो जाएंगी. बाकी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149. व्हाट वुड बी द रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट. तो कार्ब का कितना होता है, 1 होता है. प्रोटीन का 0.7 होता है. फैट का 0.9 होता है. बाकी ये सब हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को स्टेट वाले जब मैंने पेपर करवाया था. तो सबसे पहले तो RQ का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार फॉर्मूला ही पूछ लेता है. तो ये क्या होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट का क्या है, 1. दिस मीन्स दैट रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन इज 1:1. मतलब कि कहने का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन कंज्यूम्ड. ठीक है, ये चीज़ आ जाती है. बाकी फ़ैट का मैंने तुम्हें बता ही दिया, 0.7 आ जाएगा. प्रोटीन का वही 0.9 करके होता है. और बाकी तो मुझे बताना कि क्या है, करवा चुके हैं, दोबारा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, गला दर्द होने लगा. नेक्स्ट है 150. द इंडक्शन ऑफ अ प्लांट्स फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर ऑफ टू प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड. ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर जब आप दे रहे हो तो वो वर्नलाइजेशन कहलाएगा, इज रिफर टू एज वर्नलाइजेशन. और बाकी ये टर्म जो है वो किसने दिया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है. ट्रोफिम करके नाम था इनका. टी लाइसेंको, ऐसे आपने सुना होगा. ठीक है, वही याद कर लो. टी लाइसेंको सर ने दिया था. कब दिया था, इसको दिया था 1928 में. कॉइन द टर्म. सिंपली ये कह सकते हो कि हाँ, टी लाइसेंको सर ने जो दिया था वो 1928 में दिया था. वर्नलाइजेशन क्या होता है, द इंडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्लावरिंग प्रोसेस बाय एक्सपोजर टू prolonged cold is referred to as vernalization. This phenomena is crucial for the flowering of certain plant, and it ensures that they bloom at the appropriate time, often in response to seasonal changes.
बाकी फिलोटैक्सी तो क्या है, लीफ का अरेंजमेंट है। इन्फ्लोरेसेंस रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टेम एंड फिलोक्लेड मॉडिफाइड स्टेम फंक्शनिंग एज द लीव्स। ठीक है, तो आज मतलब इसको 150 तक ही कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बाकी 30 क्वेश्चंस और बचे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में कैरी करेंगे। ठीक है, मतलब आप इसको देखिए अच्छे से, फिर उसके बाद मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।